आज बात उस नेता की जिसने अपने दौर में 6 अलग अलग प्रधानमंत्री देखे, सरकारें आई और गई, गठबंधन बने और बिखरे, कई टर्न और ट्विस्ट देखे, मगर वो सत्ता की सबसे मजबूत कुर्सी पकड़ के बैठा रहा। जिसने गरीबी देखी, बाढ़ से घिरी अपनी झोपड़ी देखी, जो समाज के वंचित वर्ग से आया और फिर दलितों का मसीहा बन गया, जो दरोगा बनने गया तो इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया गया, अथक मेहनत की 2 साल में डिप्टी एसपी हो गया, जिसने नौकरी में रहते सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, मगर सत्ता के लिए उसने सिद्धांत जेब में रख लिए, जिसने कर्पूरी ठाकुर से बगावत की, जिसने गुजरात दंगों का दोषी मोदी को माना, वक्त बदला तो मोदी का हाथ भी थाम लिया, जिसे एक वक्त भावी प्रधानमंत्री के चश्मे से भी देखा गया, जिसने स्टेट पॉलिटिक्स से आगे बढ़ केंद्र को भी अपने पीछे चक्कर घिन्नी की तरह घुमा दिया। उनका राजनीतिक सफर सिद्धांत और सुविधा का एक जटिल मिश्रण रहा, जिसने उन्हें भारत की गठबंधन राजनीति का सबसे विश्वसनीय बैरोमीटर बना दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात रामविलास पासवान की। भारतीय राजनीति में रामविलास पासवान का नाम केवल एक दलित नेता के तौर पर नहीं दर्ज है, बल्कि ऐसे एक कुशल रणनीतिकार के रूप में दर्ज है जिसे राजनीति का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कहा गया। पासवान की रणनीति की शुरुआत उनके जीवन के एक मूलभूत चुनाव से होती है। 1968 में उन्होंने बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर डिप्टी एसपी का पद हासिल किया। एक दलित परिवार के लिए गरीबी से बाहर निकलने का सबसे पक्का रास्ता था, लेकिन अगले ही साल 1969 में उन्होंने ये सो कॉल्ड सुरक्षित सरकारी नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें सरकार का नौकर नहीं बल्कि सरकार बनना है। ये फैसला बताता है कि वो हाशिए पे रहकर बदलाव लाने के बजाय सत्ता के केंद्र में रहकर दलितों की आवाज बनना चाहते थे। सत्ता के प्रति उनका रुझान उनकी दिल्ली में पसंद की गई जगह से भी झलकता है। 1989 में जब वो केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने 12 जनपद को अपना सरकारी आवास बनाया। ये बंगला लुटियंस दिल्ली के सबसे बड़े बंगलों में से एक था, जो प्रधानमंत्री आवास और गांधी परिवार के 10 जनपद के बिल्कुल बगल में स्थित था। ये महज एक पता नहीं था, ये सत्ता के केंद्र में उनकी स्थायी मौजूदगी का प्रतीक बन गया। पासवान के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने 6 अलग अलग प्रधानमंत्री वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली सरकारों में मंत्री पद संभाला। पासवान की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1990 में मंडल कमीशन को लागू करने के दौरान देखने को मिलता है, जब तब के प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार हिल रही थी। उनके सहयोगी देवीलाल अलग अलग खेमा तैयार करने में लगे थे। इस संकट के बीच पासवान और शरद यादव की सलाह पर बीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। पासवान ने तब कॉन्फिडेंस में कहा था कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद हमें 20 साल तक सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। भले ही वीपी सिंह की सरकार जल्द गिर गई हो, लेकिन मंडल ने एक नई सामाजिक राजनीतिक धारा को जन्म दिया, जिससे पासवान हमेशा के लिए सामाजिक न्याय की राजनीति के एक केंद्रीय स्तंभ बन गए। यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने तब के सरकारी जीवन को बचाने के बजाय दीर्घकालिक सामाजिक और राजनीतिक असर पैदा करने वाला कदम उठाया। गठबंधन की राजनीति में उनका तालमेल बेजोड़ था। 1996 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी को भांपकर वो संयुक्त मोर्चा सरकार में शामिल हुए। 2002 में उन्होंने गुजरात दंगों के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया। फिर 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में बनी यूपीए में शामिल होकर मंत्री बन गए। उनका सबसे बड़ा दाव 2014 में आया, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर को पढ़ा और एनडीए में शामिल हो गए, मगर ये इतना आसान भी नहीं रहा। वक्त गुजरा तो पासवान की तबीयत उनका साथ छोड़ने लगी थी। 2013 में समय से पहले पासवान चिराग को राजनीति में लेके आए। तब तक चिराग फिल्मों में संभावना तलाशने में लगे थे। चिराग सीधे एलजेपी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट कर दिए गए। उस वक्त एलजेपी यूपीए का हिस्सा थी, मगर आरजेडी और कांग्रेस के साथ उसके रिश्तों में खटास दिखने लगी थी। ये वो वक्त था जब नीतीश कुमार भी बीजेपी से अलग हो चुके थे, तो जरूरत तो बीजेपी को भी सहयोगियों की थी। एलजेपी ने बीजेपी से 12 सीटें मांगी, मगर बीजेपी 7 सीटों पर राजी हुई। चुनाव हुए, नतीजे आए तो एलजेपी 7 में से 6 सीटें अपने नाम कर चुकी थी। मौजूदा समय में भी एलजेपी एनडीए की मजबूत सहयोगी है। 2024 में अकेले अपने दम पे लोकसभा में जादुई आंकड़े से दूर रहे मोदी जी आज सहयोगियों पर निर्भर हैं, और अब वक्त बिहार इलेक्शन का है तो एनडीए ने चिराग को 29 सीटें देकर अपने खेमे में कर लिया है। अगर बिहार में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आई तो चिराग को डिप्टी सीएम बनाकर खुद का सीएम अपॉइंट कर सकती है। असल में पासवान की फिलोसफी यही थी कि दलितों के लिए वास्तविक
बदलाव सड़क पर नहीं बल्कि मंत्रालय की मेज पर बैठकर किया जा सकता है। कांग्रेस जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी के वादे, जिसे वो मनरेगा कहती है, ये मनरेगा भी दरअसल पासवान की ही देन है, जिसके लिए पासवान ने 15 साल लंबी लड़ाई लड़ी, जिसे बाद में कांग्रेस लागू कर क्रेडिट ले गई। पासवान के समर्थक कहते हैं कि सत्ता में रहने का उनका मकसद केवल पद पाना नहीं था, बल्कि गरीबों और वंचितों के लिए नीतियों को आकार देना भी था। पासवान की विरासत चिराग किस हद तक आगे ले जाते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। कुटिल और जटिल पासवान पर कैसा लगा आपको ये अंक, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।